दवा की कला में चिकित्सक को खुश करना शामिल है, जबकि प्रकृति बीमारी को ठीक करती है। वॉल्टेयर। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कह सकते हैं अदृश्य दुश्मन की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हमारी सबसे ज़रूरी दवाओं को बेकार कर रहा है। एक ऐसा संकट जो चुपचाप हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव को खोखला कर रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे साइलेंट पेंडेमिक यानी एक मूक महामारी भी बुला रहे हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है और जाहिर है जब कोई मुद्दा इतना बड़ा हो तो यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिहाज से भी एक बेहद जरूरी विषय बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारी आज की जो चर्चा है वो द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही गहन विश्लेषण पर आधारित है। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये खतरा असल में कितना बड़ा है। जब हम साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं तो क्या हम इसकी तुलना कोविड जैसी महामारी से कर रहे हैं, या ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये नजर नहीं आता? देखिए, इसकी तुलना कोविड से करना बिल्कुल सही है और कुछ मायनों में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये धीरे धीरे और लगातार बढ़ रहा है। जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन का एक अनुमान है कि अकेले 2021 में भारत में लगभग 2,67,000 मौतें। 2,67,000? हाँ, और ये वो मौतें हैं जो सीधे तौर पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर से जुड़ी थीं। ओह। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक, मतलब हर कोई इस पर चिंता जता चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। साइलेंट पेंडेमिक, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब मरीजों पर इसका असर कैसे पड़ता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं डरावनी बात है वो ये है कि एएमआर अक्सर पर्दे के पीछे से हमला करता है। पर्दे के पीछे से? मतलब Okay. सोचिए, एक मरीज है जो हार्ट अटैक या किडनी की किसी समस्या के लिए अस्पताल में भर्ती होता है। ठीक है। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन इसी दौरान उसे एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिस पर कोई भी आम एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। अच्छा। अब डॉक्टर इसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मानकर इलाज की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन असल वजह वो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया होते हैं। कोविड के दौरान तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मौत का जो असली कारण है वो शायद रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो पाता होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अगर मरीज हार्ट अटैक के लिए भर्ती हुआ है लेकिन मौत किसी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से होती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर क्या लिखा जाता है? ज्यादातर मामलों में मृत्यु का प्राथमिक कारण हार्ट अटैक या किडनी फेलियर ही लिखा जाता है। ओह। जबकि असली विलन तो वो इन्फेक्शन था जिसका इलाज संभव ही नहीं हो पाया। यही वजह है कि इसे साइलेंट या मूक महामारी कहा जाता है, क्योंकि अदृश्य तरीके से काम करता है। बिल्कुल। अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और यह लगातार दबाव बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए नए तरीके विकसित करने पर मजबूर करता है। जेनेटिक म्यूटेशन के जरिए? हाँ, खासकर जेनेटिक म्यूटेशन के जरिए। और फिर ये सुपर बग्स अपने रेजिस्टेंस जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया में भी फैला देते हैं, जिससे समस्या तेजी से बढ़ती है। तो क्या ये समस्या सिर्फ बड़े अस्पतालों के आईसीयू तक ही सीमित है? पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन अब नहीं, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। अच्छा। अब टाइफॉइड, डायरिया और निमोनिया जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब जो संक्रमण हमें अपने आसपास में होते हैं। हाँ बिल्कुल, जो हमें घर या ऑफिस में होते हैं वो भी दवा प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। आईसीएमआर के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कामिनी वालिया। उनके अनुसार एक अध्ययन में एक बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आई। उन्होंने पाया कि भारत में अस्पताल में भर्ती हर 10 में से एक मरीज, हर 10 में से एक? हाँ, हर 10 में से एक मरीज लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स के प्रति भी रेजिस्टेंट है। लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये वो आखिरी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई और दवा काम न कर रही हो। बिल्कुल। अगर वो भी बेअसर हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमारे पास इलाज का कोई विकल्प ही नहीं बचता। सही कहा, ये इलाज की दुनिया का एंड ऑफ द रोड है और यहीं पर ये संकट सबसे ज्यादा डरावना हो जाता है। डॉक्टर वालिया ये भी बताती हैं कि वैश्विक स्तर पर नई एंटीबायोटिक्स की जो पाइपलाइन है, मतलब नई दवाओं पर जो रिसर्च हो रही है, पूरी मिली तो है, लेकिन उनमें से कोई भी दवाओं के किसी नए वर्ग से नहीं है। हम बस उन्हीं पुरानी दवाओं को थोड़ा बहुत बदल कर इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं, खासकर जब हम ये सोचते हैं कि ये मौतें ऐसी बीमारियों से हो रही हैं जिनका इलाज कभी बहुत आसान हुआ करता था। सही बात है। तो मेरे मन में एक सवाल उठता है,
आखिर हम इस स्थिति में पहुंचे कैसे? हमारी अपनी आदतें संकट को कितना बड़ा बना रही हैं। क्या हम अनजाने में साइलेंट किलर की मदद कर रहे हैं? हम सिर्फ मदद नहीं कर रहे, हम इसे एक तरह से पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। अच्छा। भारत में ये एक सीखा हुआ व्यवहार मतलब लर्न्ड बिहेवियर बन चुका है। जरा सी खांसी, जुकाम या दस्त होने पर लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल, और एंटीबायोटिक ले लेते हैं। वे ये जानने का इंतजार भी नहीं करते कि संक्रमण वायरल है या बैक्टीरियल। और एंटीबायोटिक्स तो वायरल इन्फेक्शन पे काम ही नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। हाँ, ये तो बहुत आम है। लोग समझते हैं कि एंटीबायोटिक हर मर्ज की दवा है। कई बार तो लोग केमिस्ट के पास जाकर सीधे कोई स्ट्रॉन्ग सी एंटीबायोटिक मांग लेते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। और इसमें सिर्फ मरीजों की गलती नहीं है, कई बार फार्मासिस्ट या डॉक्टर भी एहतियात के तौर पर प्रोफिलैक्टिक यूज जिसे कहते हैं। हाँ, प्रोफिलैक्टिक यूज के लिए एंटीबायोटिक लिख देते हैं, ये सोचे बिना कि इसकी वाकई जरूरत है भी या नहीं। ये एक ऐसी साइकिल बन गई है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। एंटीबायोटिक्स का गैर जरूरी इस्तेमाल एक तरह से कालीन पर बमबारी करने जैसा है। आपको एक चूहा मारना है लेकिन आप पूरे घर को उड़ा देते हैं। सही उदाहरण है। इससे ना केवल आपके दोस्त बैक्टीरिया यानी आपका गट माइक्रोबायोम मर जाते हैं, बल्कि जो दुश्मन बैक्टीरिया बच निकलते हैं वे और मजबूत हो जाते हैं। तो इसका सीधा समाधान क्या है? क्या दुकानों पर इनकी जो खुली बिक्री होती है, ओवर द काउंटर सेल, बिल्कुल, उस पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए, एक झटके में सब बंद? देखिए, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में ये उतना प्रभावी नहीं है। क्यों? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप यानी दवाओं का तर्कसंगत और जिम्मेदाराना उपयोग, बिल्कुल, उसको बढ़ावा देना एक झटके में बिक्री पर रोक लगाने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। केरल का उदाहरण इस मामले में बहुत अच्छा है। अच्छा, केरल ने क्या किया है? उन्होंने 2015 में ये कार्यक्रम शुरू किया जिसमें जागरूकता फैलाने और डॉक्टरों को सही प्रिस्क्रिप्शन के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया। मतलब उन्होंने सीधे प्रतिबंध लगाने की बजाय पहले लोगों को शिक्षित करने और डॉक्टरों को जिम्मेदार बनाने की नींव रखी। हाँ, ये तो काफी लंबा रास्ता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये ज्यादा असरदार भी है। ओटीसी बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध तो उन्होंने पिछले साल ही लगाया है। मतलब 10 साल बाद? हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें लगभग 10 साल लग गए। बात सिर्फ प्रतिबंध की नहीं है, जिम्मेदाराना इस्तेमाल की मानसिकता बनाने की है। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, जैसे हमारे घर में चाकू होता है पर हम उसका इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए करते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। सही बात है। उसी तरह हमें पहले ये समझना होगा कि एंटीबायोटिक्स का सही और जरूरी उपयोग क्या है। सिर्फ कानून बनाने से लोगों का व्यवहार नहीं बदलता, उसके लिए शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। बिल्कुल। इसका मतलब ये भी है कि जो आम संक्रमण हुआ करते थे उनका इलाज भी अब मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, और ये 2 तरीकों से हो रहा है। एक, हो सकता है कि आप सीधे ही किसी ऐसे दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाएं जो पहले से ही मजबूत है। ठीक है। और दूसरा, जो ज्यादा आम है, वो ये कि एक साधारण सा संक्रमण जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, वो एंटीबायोटिक्स के गलत और अधूरे इस्तेमाल के कारण जटिल हो जाए। अधूरे इस्तेमाल से मतलब कोर्स पूरा ना करना। हाँ, कई बार लोग कोर्स पूरा नहीं करते, जैसे ही थोड़ा बेहतर महसूस होता है दवा बंद कर देते हैं। इससे बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं होते, बल्कि जो बच जाते हैं वे उस दवा के प्रतिरोधी बन जाते हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास, किसी जानी पहचानी बीमारी का? बिल्कुल है, साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है। हाँ। अब फ्लोरोक्विनोलोन जैसी बहुत ही कॉमन और असरदार दवाओं के प्रतिरोधी हो रहा है। हालत ये है कि अब टाइफाइड के इलाज के लिए सिफ्ट्रियाक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन जैसी ज्यादा पावरफुल दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, और उनका भी इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि अब उनके भी बेअसर होने का खतरा बढ़ गया है। तो हम एक एक करके अपने हथियार खोते जा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। क्या इस अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण भी है? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प और उम्मीद जगाने वाली खोज हुई है। अच्छा। रिसर्च में ये पाया गया है कि जब हम किसी दवा का इस्तेमाल कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं तो बैक्टीरिया में उसके प्रति संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी वापस आ सकती है। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब बैक्टीरिया इसे भूल जाते हैं? ये कैसे होता है? आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे दुश्मन ने हमारे पुराने हथियार के खिलाफ अपनी ढाल फेंक दी हो और अब वही हथियार फिर से काम कर रहा है। बिल्कुल। सोचिए कि बैक्टीरिया पर लगातार एक ही दवा का दबाव है, तो वो उस दबाव से बचने के लिए म्यूटेट करके रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं। लेकिन जब वो दबाव हट जाता है
यानी हम उस दवा का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, तो समय के साथ बैक्टीरिया अपनी पुरानी गैर प्रतिरोधी अवस्था में लौट सकते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण है 1990s के दशक में टाइफॉइड 3 आम दवाओं कोट्राइमोक्साजोल, क्लोराम्फेनिकोल और एमोक्सिसिलिन के प्रति पूरी तरह रेजिस्टेंट हो गया था। तो हमने उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा। हाँ, डॉक्टरों ने उनका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया और हम फ्लोरोक्विनिलॉन जैसी नई दवाओं पर शिफ्ट हो गए। और अब लगभग 15-20 साल बाद रिसर्च बताती है कि वे तीनों पुरानी दवाएं टाइफॉइड के बैक्टीरिया पर फिर से असरदार हो रही हैं। वाह, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम शायद इस प्रक्रिया को उलट सकते हैं। बिल्कुल। ये वाकई एक अच्छी खबर है। अच्छा, एक बात जो हमेशा सुनने में आती है वो है पशुपालन और कृषि में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। चिकन और दूसरे मीट प्रोडक्ट्स के जरिए ये हमारी बॉडी में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर ICMR का एक अध्ययन कुछ अलग ही तस्वीर पेश करता है, जो आम धारणा से थोड़ी अलग है। क्या कहता है अध्ययन? अध्ययन के अनुसार इंसानों और जानवरों में पाए जाने वाले जो रेजिस्टेंस जीन्स हैं, उनके बीच बहुत कम ओवरलैप मिला है। अच्छा। ज्यादा बड़ा ओवरलैप इंसानों और अस्पताल के आसपास के पर्यावरण के सैंपल्स, जैसे कि सीवेज का पानी, में पाया गया। ओह, तो इसका मतलब ये है कि इंसानों में जो 60 से 70% रेजिस्टेंस है, उसकी मुख्य वजह इंसानी व्यवहार और अस्पतालों से फैलने वाला संक्रमण है। मोटे तौर पर हाँ, न कि जानवरों में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स। मुख्य जिम्मेदार हम इंसान ही है। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें पशुपालन में एंटीबायोटिक के उपयोग को नजरअंदाज कर देना चाहिए। स्रोत ये भी बताता है कि भोजन के जरिए मिलने वाले जो एंटीबायोटिक अवशेष होते हैं, मतलब रेजिड्यूज, हाँ, वो हमारे गट माइक्रोबायोम यानी हमारी आंत में रहने वाले बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस का एक छिपा हुआ भंडार बना सकते हैं। एक हिडन रिजर्वॉयर। हाँ, जो बाद में खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर जिस डेटा के आधार पर हम ये सब कह रहे हैं वो कितना विश्वसनीय है? आपने ICMR के अध्ययन का जिक्र किया कि हमारे पास पूरे देश का सही डेटा है। यहीं पर एक और बड़ी चुनौती सामने आती है और वो है डेटा कलेक्शन की। क्या चुनौती है? ICMR का जो नेटवर्क है वो सिर्फ 25 बड़े टर्शरी केयर अस्पतालों तक ही सीमित है। सिर्फ 25? हाँ, और ये वो बड़े अस्पताल है जहाँ वो मरीज आते हैं जो पहले से कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके होते हैं और बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये डेटा उन मरीजों का है जिनमें रेजिस्टेंस होने की संभावना पहले से ही बहुत ज्यादा है। ये तो एक तरह से बायस्ड सैंपल हुआ। बिल्कुल, इसीलिए इस डेटा में रेजिस्टेंस का स्तर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ये पूरे देश की सही तस्वीर नहीं दिखाता। अच्छा। इसकी तुलना में जापान में लगभग 2000 अस्पतालों से डेटा एकत्र किया जाता है। 2000? हाँ, और हमारे यहाँ सिर्फ 25? हाँ, तो हमें एक प्रामाणिक और बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन सिस्टम बनाने की सख्त जरूरत है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? अगर नई एंटीबायोटिक्स नहीं बन रही और पुरानी धीरे धीरे बेअसर हो रही हैं, तो क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक इलाज, कोई प्लान बी मौजूद है? कुछ विकल्प उभर रहे हैं, लेकिन वो अभी शुरुआती दौर में है। एक है फेज थेरेपी। फेज थेरेपी? ये क्या है? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये है भी कुछ वैसा ही। इसमें हम बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस? हाँ, उनका इस्तेमाल करते हैं। ये वायरस सिर्फ बैक्टीरिया को अपना निशाना बनाते हैं, इंसानी कोशिकाओं को नहीं। तो ये एक तरह से स्मार्ट बॉम्ब की तरह है। ये UTI जैसे संक्रमण में प्रभावी साबित हुआ है, लेकिन इसमें एक चुनौती है। क्या चुनौती? ये तो एक परफेक्ट समाधान लगता है। चुनौती ये है कि हर बैक्टीरिया के लिए खास तरह का फेज वायरस ही काम करता है। ओह, मतलब ये कस्टमाइज्ड इलाज है? हाँ, आपको पहले सटीक पहचान करनी होगी कि संक्रमण किस बैक्टीरिया से है और फिर उसके लिए सही फेज ढूंढना होगा। और तो और बैक्टीरिया इन वायरस के प्रति भी रेजिस्टेंस विकसित कर सकते हैं। तब आपको इन वायरस का एक कॉकटेल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है, पर अभी इसमें काफी काम होना बाकी है। और इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प? दूसरा विकल्प मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, लेकिन ये अभी बहुत ही शुरुआती चरण में है और बहुत महंगा भी है। तो संक्षेप में कहें तो हमारे पास फिलहाल कोई जादुई गोली नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी मौजूदा एंटीबायोटिक्स को बचा कर रखें। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारे UPSC एस्पिरेंट्स और सभी सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात तो ये कि AMR भारत के लिए एक मूक महामारी और बहुत बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है।
बिल्कुल। दूसरा, इसका मुख्य कारण एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल है, जो हमारी एक व्यावहारिक समस्या बन चुकी है। पुख्ता, जिम्मेदाराना उपयोग और बेहतर डेटा कलेक्शन। हाँ, बिल्कुल। केरल का मॉडल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक लंबा लेकिन सही रास्ता अपनाकर व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है। और चौथी बात ये कि हमें फेस थेरेपी जैसे नए विकल्पों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि नई एंटीबायोटिक्स की पाइपलाइन लगभग खाली है। सही कहा, हम इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं सभी सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जैसा कि हमने चर्चा की, स्रोत में बताया गया है कि दवाओं का इस्तेमाल रोकने पर उनकी प्रभावशीलता वापस आ सकती है। हाँ। तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीतिक चक्रीय रोटेशन प्रणाली, जिसमें कुछ समय के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स का उपयोग रोककर दूसरों को बढ़ावा दिया जाए, रेजिस्टेंस को प्रबंधित करने का एक स्थायी समाधान हो सकता है? क्या हम इस तरह बैक्टीरिया के विकास की घड़ी को बार बार रीसेट कर सकते हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर हमारे नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए। इस विषय पर और जानकारी के लिए या अपने सवालों के लिए हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।